सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर पहले से कर रखा है तो कोई बात नहीं। आज हम बायोलॉजी के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जल्दी से आ जाइए लाइव, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर किया कीजिए ताकि ज़्यादा स्टूडेंट आए तो मुझे भी एनर्जी से पढ़ाने का मज़ा आए। आप लोग लिंक शेयर नहीं करते हो भाई, लिंक को शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके, आपकी भी कम्युनिटी ज़्यादा हो। कर दीजिए जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए। मैं कहता हूँ रोज़ लिंक को शेयर कर दीजिए, पर करता कोई नहीं है, मुझे पता है कोई नहीं करता है, लेकिन मैं मेरा फ़र्ज़ निभाता रहूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफ़र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 90% और ऑप्शन डी 99%। बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर, 50%, 75%, 90% या 99%। मानव शरीर में जल की मात्रा, जिसने जवाब दिया है 75 यानी कि 75% बिल्कुल सही जवाब है। जो मानव शरीर में जल की मात्रा होती है वो होती है 75%। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, मनुष्य शरीर का अधिकतम भोजन कहाँ पचता है। मनुष्य शरीर का अधिकतम भोजन कहाँ पर पचता है। ऑप्शन ए बड़ी आंत में, ऑप्शन बी छोटी आंत में, ऑप्शन सी लीवर में और ऑप्शन डी किडनी में। बताइए जल्दी से, मनुष्य शरीर का अधिकतम भोजन कहाँ पर पचता है। बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर या किडनी। मनुष्य शरीर का अधिकतम भोजन कहाँ पचता है, बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर या किडनी। जिसने छोटी आंत जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य शरीर का अधिकतम भोजन कहाँ पर पचता है, छोटी आंत के अंदर पचता है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे मोटी त्वचा कहाँ पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे मोटी त्वचा कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए हथेली, ऑप्शन बी तालू, ऑप्शन सी पैर और ऑप्शन डी कोहनी। बताइए जल्दी से, मानव शरीर में सबसे मोटी त्वचा कहाँ पर पाई जाएगी, हथेली, तालू, पैर या कोहनी। तालू का मतलब होता है हमारे जीभ का ऊपर वाला जो भाग होता है, जहां पर जीभ टच होती है वो तालू कहलाता है। आप टच करके मत देखिए तालू को, मुझे पता है आप टच कर रहे हो। तो जिसने तालू जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। मानव शरीर में सबसे मोटी त्वचा कहाँ पर होती है, जो हार्ड त्वचा होती है या सख्त त्वचा होती है वो तालू पर होती है। तालू मुंह के अंदर होता है, जीभ के ऊपर वाला भाग तालू कहलाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी। एडवर्ड जेनर, बेटिंग ब्रेस्ट, फ्लेमिंग या टीवार्थ। बताइए इंसुलिन की खोज किसने की थी। एडवर्ड जेनर, बेटिंग ब्रेस्ट, फ्लेमिंग या टीवार्थ। जिसने जवाब दिया है इंसुलिन की खोज बेटिंग ब्रेस्ट ने की थी, बिल्कुल सही जवाब है। जो इंसुलिन के खोज करता थे वो कौन थे, बेटिंग ब्रेस्ट थे। इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन शरीर में पाया जाने वाला एक हार्मोन होता है जो शरीर के रक्त के अंदर पाया जाता है और रक्त की शर्करा की मात्रा जो होती है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। कहाँ से स्रावित होता है, ये हमेशा स्रावित होता है अग्नाशय से। कहाँ से स्रावित होगा, अग्नाशय से नहीं, अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है ये, अग्नाशय से, हाँ अग्नाशय से तो स्रावित होता है, बिल्कुल सही जवाब है, अग्नाशय से स्रावित होता है। अगला सवाल देखिए, साइटोप्लाज्म की गति क्या कहलाती है। साइटोप्लाज्म की गति क्या कहलाती है। साइटोप्लाज्म की गति क्या कहलाती है। ऑप्शन ए कीटोसिस, ऑप्शन बी साइक्लोसिस, ऑप्शन सी फेगोसिस और ऑप्शन डी पोरोसिस। बताइए जल्दी से, साइटोप्लाज्म की गति क्या कहलाएगी, कीटोसिस, साइक्लोसिस, फेगोसिस, पोरोसिस। ऑप्शन बी, जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है साइक्लोसिस, बिल्कुल सही जवाब है। जो साइटोप्लाज्म की गति है वो क्या कहलाएगी, साइक्लोसिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, साइक्लोसिस के नाम से जानी जाएगी। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, मानव शरीर में वसा का पाचन होने पर किसमें परिवर्तित हो जाती है। मानव शरीर में वसा का पाचन होने पर वसा किसमें परिवर्तित हो जाती है, बताना है आपको। ऑप्शन ए प्रोटीन में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी रक्त में और ऑप्शन डी हमारा होगा वसा अम्ल में। बताइए जल्दी से, मानव शरीर में वसा का पाचन होने पर किसमें परिवर्तित हो जाता है, प्रोटीन में, जल में, रक्त में या वसा में। जो वसा होती है वो शरीर में पाचन होने के बाद में किसमें परिवर्तित हो जाएगी, वसा अम्ल के अंदर परिवर्तित हो जाती है। तो वसा का पाचन वसा अम्ल के अंदर होगा। अगला सवाल देखिए, कोशिकीय ऊतकों की कृत्रिम माध्यम में वृद्धि क्या कहलाती है। सवाल इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, कोशिकीय ऊतकों की
कृत्रिम माध्यम में वृद्धि क्या कहलाती है? संयोजन, संलयन, टिश्यू कल्चर या अभिरंजन? बताइए जल्दी से। संयोजन, संलयन, टिश्यू कल्चर या अभिरंजन? कोशिकीय उत्तकों की कृत्रिम माध्यम में वृद्धि, जिसने जवाब दिया है टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन, बिल्कुल सही जवाब है। क्या जवाब होगा इसका? टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन। तो कोशिकाओं को जब हम कृत्रिम रूप से उत्तकों को जब हम कृत्रिम रूप से संवर्धित करके उनकी वृद्धि करते हैं तो वो अवस्था हमेशा क्या कहलाएगी? वो अवस्था हमेशा कहलाएगी टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन। अगला सवाल है, मानव लार में पाए जाने वाले एंजाइम हैं। मानव लार में पाया जाने वाला एंजाइम बताना है आपको। ऑप्शन ए टाइलिन, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी लाइगेज और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से। मानव लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, लाइपेज, लाइगेज या कोई नहीं? ए, बी, सी या डी? बताइए मानव लार में कौन सा पाया जाएगा? जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है टाइलिन, बिल्कुल सही जवाब है। मानव लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होगा? टाइलिन होगा। टाइलिन नामक एंजाइम मानव लार में पाया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है। समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? समसूत्री विभाजन या माइटोसिस की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए स्ट्रोसबर्गर, ऑप्शन बी टोबेट बोन, ऑप्शन सी नोगेली और ऑप्शन डी सोर्सन। बताइए जल्दी से। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? स्ट्रोसबर्गर, टोबेट बोन, नोगेली या सोरेनसन या सोर्सन? जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है स्ट्रोसबर्गर, बिल्कुल सही जवाब है। स्ट्रोसबर्गर बिल्कुल सही जवाब है। समसूत्री विभाजन के खोजकर्ता कौन थे? यह डिस्कवर किया था स्ट्रोसबर्गर नामक साइंटिस्ट ने। अगला सवाल पूछा है, माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल कितने दिन का होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल कितने दिन का होता है? ऑप्शन ए 1 दिन, ऑप्शन बी 2 से 5 दिन, ऑप्शन सी 5 से 10 दिन और ऑप्शन डी 21 दिन। बताइए माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल बताना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसमें 2 या 3 स्लाइड्स मैंने वापस से इंक्लूड की है, बाकी सारी की सारी न्यू हैं। तो ऐसा ना सोचे कि पुरानी क्लास चल रही है, न्यू क्लास है बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल, जिसने आंसर दिया है 5 से 10 दिन, बिल्कुल सही जवाब है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल होगा वो कितने दिन का होगा? 5 से 10 दिन का होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा एंजाइम का गुण नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन सा एंजाइम का गुण नहीं है? एंजाइम का गुण नहीं है। ऑप्शन ए यह प्रोटीन है, तो ये तो गुण है इसका। ऑप्शन बी रासायनिक क्रियाओं की वृद्धि करता है, बिल्कुल करता है। ऑप्शन सी अधिक ताप पर समाप्त हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। और ऑप्शन डी रासायनिक क्रिया के बाद समाप्त हो जाता है, तो ये रासायनिक क्रिया के बाद में समाप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन जो डी है वो इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा गुण नहीं होगा? रासायनिक क्रिया के बाद में हमारे एंजाइम जो होते हैं वो समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वहाँ पर आपको थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी लगाना है, उससे आप सवाल को सही कर सकते हो। अगला सवाल देखिए क्या है, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा तरल पदार्थों को अपने अंदर लेना कहलाता है। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका के बाहर की जो झिल्ली होती है प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है, उसके द्वारा तरल पदार्थों का अपने अंदर लेना कहलाता है फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस या फिर कोई नहीं? बताइए जल्दी से। हाँ मुझे पता है क्वेश्चन रिपीटेड है, रिपीटेड इसीलिए किया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको इंक्लूड किया गया है यहाँ पर। बताइए जल्दी से, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा तरल पदार्थों को अपने अंदर लेना क्या कहलाएगा? जिसने जवाब दिया है पिनोसाइटोसिस, बिल्कुल सही जवाब है। पिनोसाइटोसिस क्रिया क्या होती है? पिनोसाइटोसिस क्रिया कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होती है, जिसमें वो क्या करती है, तरल पदार्थ को क्या कर लेती है, पी जाती है। पीना है इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है पीनो। इससे ध्यान रख लेना, तरल पदार्थ का जब क्रियाविधि पूछी जाएगी आपसे तो पिनोसाइटोसिस करना है। तरल पदार्थ को रिलेट करके याद कर लेना, आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि तरल को ही पी सकते हैं और पीने से याद आ जाएगा आपको पिनोसाइटोसिस। अगला सवाल देखिए क्या है, निर्जलीकरण की अवस्था में मनुष्य शरीर में किसकी कमी हो जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है पीछे, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निर्जलीकरण की अवस्था में मनुष्य शरीर में किसकी कमी हो जाती है? ऑप्शन ए जल की, ऑप्शन बी नमक की, ऑप्शन सी ए और बी दोनों की और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से। निर्जलीकरण को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं इंग्लिश में, डिहाइड्रेशन कहते हैं इंग्लिश में। बताइए, जिसने सी जवाब दिया है ऑप्शन ए और बी दोनों, बिल्कुल सही जवाब है। जब निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो उस अवस्था में क्या होगा, मनुष्य के शरीर में जल और लवणों की कमी हो जाएगी। किसकी कमी हो जाएगी? जल और लवणों की कमी हो जाएगी।
अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पर, जीवाणु नाम किसने दिया था? जीवाणु नाम किसने दिया था? ऑप्शन ए बेंजरिक ने, ऑप्शन बी इहरेनबर्ग ने, ऑप्शन सी ल्यूवेनहॉक ने और ऑप्शन डी है हमारा बोवेरी। तो जीवाणु नाम किसने दिया था बताइए जल्दी से। बेंजरिक ने, इहरेनबर्ग ने, ल्यूवेनहॉक ने या बोवेरी ने। बारिश भी हो रही है आज थोड़ी सी, तो हो सकता है साउंड में आपको आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने इहरेनबर्ग जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो जीवाणु को जीवाणु नाम देने वाले वैज्ञानिक थे वो थे इहरेनबर्ग। कौन थे? इहरेनबर्ग ने सबसे पहले जीवाणु को जीवाणु नाम दिया था। और ये जो जीवाणु को जीवाणु नाम दिया था ये उन्होंने 1829 में 1829 में दिया था। कब दिया था? 1829 ईस्वी में दिया था। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। जल व स्थल दोनों पर रहने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? जल व स्थल दोनों पर रहने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए एम्फीबिया, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी बीजीए और ऑप्शन डी होगा हमारा नीमेटोड। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। जल व स्थल दोनों पर रहने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए एम्फीबिया, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी बीजीए और ऑप्शन डी नीमेटोड। आंसर बताइए इसका। जिसने ए जवाब दिया है एम्फीबिया बिल्कुल सही जवाब है। जल व थल दोनों पर रहने वाले प्राणी क्या कहलाएंगे? एम्फीबिया नाम से जाने जाते हैं। अगला सवाल देखिए, मधुमक्खी पालन की वैज्ञानिक विधि क्या कहलाती है? मधुमक्खी पालन की वैज्ञानिक विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सेरीकल्चर, ऑप्शन बी लेक कल्चर, ऑप्शन सी है हमारा एपीकल्चर और ऑप्शन डी है एक्वाकल्चर। बताइए जल्दी से। जवाब दीजिए जल्दी से। जिसने सी ऑप्शन जवाब दिया है एपीकल्चर बिल्कुल सही जवाब है। मधुमक्खी पालन की वैज्ञानिक विधि क्या कहलाती है? मधुमक्खी पालन की वैज्ञानिक विधि एपीकल्चर के नाम से जानी जाती है। एक्वाकल्चर हो जाएगा मछलियों को पालना। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसकी अनुपस्थिति के कारण भोजन का पाचन नहीं होगा? निम्न में से किसकी अनुपस्थिति के कारण भोजन का पाचन नहीं होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी विटामिन और ऑप्शन डी प्रोटीन। बताइए जल्दी से किसकी कमी होने पर शरीर में भोजन का पाचन नहीं होगा? एंजाइम, हार्मोन, विटामिन या प्रोटीन। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है एंजाइम बिल्कुल सही जवाब है। एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण क्या होता है? भोजन का पाचन नहीं होगा। जिसने एंजाइम जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो भोजन का पाचन होगा वो एंजाइम की उपस्थिति में ही होगा। अगर एंजाइम नहीं होंगे तो उसकी अनुपस्थिति में भोजन का पाचन हमारे लीवर या पेट या स्टोमच में नहीं होगा। अगला सवाल देखिए, केंचुए का उत्सर्जित पदार्थ होता है। केंचुए का उत्सर्जित पदार्थ बताना है आपको। ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से। केंचुए का उत्सर्जित पदार्थ बताना है आपको। यूरिया, यूरिक अम्ल, दोनों या कोई नहीं। केंचुए का उत्सर्जित पदार्थ। जिसने जवाब दिया है यूरिया बिल्कुल सही जवाब है। जो केंचुए का उत्सर्जित पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? यूरिया कहलाता है। तो केंचुए का उत्सर्जित पदार्थ यूरिया है, ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए, यूरिया का उत्सर्जन नेफ्रेडिया से होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा अंग कीटों का उत्सर्जन अंग है? निम्न में से कौन सा अंग कीटों का उत्सर्जन अंग है? ऑप्शन ए मेलपिगियन नलिकाएं, ऑप्शन बी है हमारा एंटीना, ऑप्शन सी है उदर और ऑप्शन डी कोई नहीं। निम्न में से कौन सा अंग कीटों का उत्सर्जन अंग है? बताइए जल्दी से। कीटों का उत्सर्जन अंग बताना है आपको। मेलपिगियन नलिकाएं, एंटीना, उदर या कोई नहीं। जिसने मेलपिगियन नलिकाएं जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो कीटों का उत्सर्जन अंग होता है वो क्या कहलाता है? मेलपिगियन नलिकाएं कहलाता है। क्या कहलाएगा? मेलपिगियन नलिकाएं कहलाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है। केंद्रक द्रव व कोशिका द्रव के आयतनों के अनुपात को कहते हैं। केंद्रक द्रव व कोशिका द्रव के आयतनों के अनुपात को कहते हैं। ऑप्शन ए KI इंडेक्स, ऑप्शन बी RI इंडेक्स, ऑप्शन सी PI इंडेक्स और ऑप्शन डी SI इंडेक्स। बताइए जल्दी से। केंद्रक द्रव व कोशिका द्रव के आयतनों के अनुपात को क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव व कोशिका द्रव के आयतनों के अनुपात को। जिसने जवाब दिया है KI इंडेक्स बिल्कुल सही जवाब है। KI इंडेक्स को हम कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। KI इंडेक्स को हम
कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या करता है, यह इंडिकेट करता है कोशिका द्रव व केंद्रक द्रव के आयतन के अनुपात को। अगला सवाल देखिए, ऊंट का कुबड़, जो ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है? ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है बताना है आपको। ऑप्शन ए संयोजी उत्तक, ऑप्शन बी वसामय उत्तक, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। वसा कौन सा होगा? ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होगा? संयोजी उत्तक का, वसामय उत्तक का, दोनों का या कोई नहीं। जिसने जवाब दिया है वसामय उत्तक, बिल्कुल सही जवाब है। ऊंट का कुबड़ किसका बना होता है? ऊंट का कुबड़ वसामय उत्तक का बना होता है। ऊंट का कुबड़ वसामय उत्तक का बना होता है। अगला सवाल देखिए क्या है, मानव हृदय किस प्रकार की पेशी है? मानव हृदय या मनुष्य का जो हृदय होता है वो किस प्रकार की पेशी है? ऑप्शन ए रेखित पेशी है, ऑप्शन बी संयोजी पेशी है, ऑप्शन सी अनैच्छिक पेशी है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी से, मानव हृदय किस प्रकार की पेशी है बताना है आपको। मानव हृदय किस प्रकार की पेशी है? रेखित, संयोजी, अनैच्छिक या उपरोक्त सभी। जिसने डी जवाब दिया है उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। जो मानव हृदय की, जो मानव हृदय क्या होता है, पहले तो मानव हृदय बता देता हूँ आपको। एक पेशी होती है, ये एक रेखित, संयोजी और अनैच्छिक पेशी होती है। इसको आप अपनी इच्छा से रोक नहीं सकते हो। ये रेखित होती है और संयोजी होती है। संयोजी उत्तक होते हैं, संयोजी होती है, रेखित होती है और अनैच्छिक होती है। आप अपनी इच्छा से हृदय की गति को कंट्रोल नहीं कर सकते या नियंत्रित नहीं कर सकते हो। तो समझ गए, हृदय जो पेशी है वो कौन सी होगी? रेखित, संयोजी और अनैच्छिक होगी। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, डेंड्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है वृक्ष का, झाड़ियों का, ए और बी दोनों का और कोई नहीं। बताइए, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? वृक्षों का अध्ययन किया जाएगा, झाड़ियों का किया जाएगा या ए व बी दोनों का किया जाएगा। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन सी वाला, वृक्षों का और झाड़ियों का, बिल्कुल सही जवाब है। जो विज्ञान की जो डेंड्रोलॉजी शाखा होती है उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? वृक्ष का अध्ययन करते हैं, झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। तो ए और बी दोनों ही बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। अगला सवाल ध्यान से सुनना, रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की अधिक मात्रा ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाती है, यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए, रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की अधिक मात्रा ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाती है, यह क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? ऑप्शन ए अग्नाशय में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी हृदय में और ऑप्शन डी आमाशय में। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। ग्लाइकोजन परिवर्तित होगा, जब अधिक मात्रा में ग्लूकोज होगा तो ग्लाइकोजन कहाँ पर परिवर्तित होगा? अग्नाशय में, यकृत में, हृदय में या आमाशय में? बताइए जल्दी से। ऑप्शन दी, अग्नाशय, यकृत, हृदय या फिर आमाशय। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जिसने ऑप्शन बी यकृत जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की अधिक मात्रा है वो अधिक मात्रा जब ग्लाइकोजन में परिवर्तित होगी तो वो कहाँ पर होगा? यह क्रिया कहाँ पर संपन्न होगी? यह क्रिया यकृत में संपन्न होगी। कहाँ पर संपन्न होगी? यकृत के अंदर संपन्न होगी। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ठोस पदार्थों को अपने अंदर लेना कहलाता है। प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ठोस पदार्थों को अपने अंदर लेना कहलाता है। इससे पहले मैंने बताया था प्लाज्मा झिल्ली का तरल पदार्थ जब अंदर लेंगे तो तरल पदार्थ आप सब लोग जानते हो, तरल पदार्थ को खाया नहीं जाता, उसको पिया जाता है। तो पीने से आप समझ सकते हो पिनोसाइटोसिस। और यहाँ पर फिर अगला सवाल पूछा है कि प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ठोस पदार्थ, तो ठोस पदार्थ को तो पी नहीं सकते हैं, उसको तो खा ही सकते हैं। तो क्या होगा इसका जवाब? ऑप्शन दीजिए ए बी सी डी, जवाब दीजिए जल्दी से, ए बी सी या डी। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है फेगोसाइटोसिस, बिल्कुल सही जवाब है। प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ठोस पदार्थों को अपने अंदर लेना क्या कहलाएगा? फेगोसाइटोसिस कहलाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस होते हैं ये दोनों ही क्रिया सम्मिलित रूप से क्या कहलाती है? एंडोसाइटोसिस कहलाती है। ऑप्शन सी वाला। तो एंडोसाइटोसिस को दो भागों में विभाजित किया गया है। एंडोसाइटोसिस की अगर परिभाषा की बात करें तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली द्वारा किसी भी पदार्थ का, चाहे वो तरल हो, ठोस हो, अर्धठोस हो, किसी भी पदार्थ का अपने अंदर लेना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। फिर इसको दो भागों में विभाजित किया गया है जिसमें फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। जब ठोस पदार्थ लेगी तो फेगोसाइटोसिस और जब
तरल पदार्थ लेगी तो पिनोसाइटोसिस कहलाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मानव मुख में पाए जाने वाली लार किसके पाचन में सहायक होती है? मानव मुख में पाए जाने वाली लार किसके पाचन में सहायक होती है? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी वसा। बताइए जल्दी से, मानव मुख में पाए जाने वाली लार किसका पाचन करती है? या वैसे पाचन तो वो और भी तत्व का करती है, लेकिन उसका जो मुख्य काम होता है वो किसका पाचन करना होता है, ये बताना है आपको। स्टार्च, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा। जिसने स्टार्च जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य के शरीर में जो स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है वो मनुष्य के मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि मुख के अंदर क्या पाई जाती है? लार पाई जाती है। लार को इंग्लिश में सलाइवा बोला जाता है और इसके अंदर टाइलिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मनुष्य शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, तो आपको आंसर देना है कि भोजन का पाचन मनुष्य के मुख से प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले मुख में क्या पचना चालू हो जाती है? स्टार्च पचना चालू हो जाती है। तो ये इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए बेंजरिक, ऑप्शन बी है विजमैन, ऑप्शन सी है ल्यूवेनहॉक और ऑप्शन डी है बोवेरी। बताइए जल्दी से, जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बेंजरिक, विजमैन, ल्यूवेनहॉक या बोवेरी? जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जिसने जवाब दिया है ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इनका पूरा नाम था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जीवाणु की खोज की थी। सबसे पहले इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी 1875 में। 1875 में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। इसके बाद में इन्होंने सन 1880 के समथिंग इन्होंने इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी वो इन्होंने 1675 में की थी। कब की थी? 1675 में की थी, क्योंकि 1665 में तो जीवित कोशिका की खोज हुई थी, मृत कोशिका की खोज हुई थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और फिर उसके बाद में 1675 में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज करी और फिर 1683 में इन्होंने जीवाणु की खोज करी थी। 1683 में। तो ध्यान रखना, इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जा सकता है वहां पर। अगला सवाल देखिए क्या है, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा किसी पदार्थ को अपने अंदर लेना कहलाता है। बता चुका हूं मैं आपको पहले, जवाब दीजिए। फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस या कोई नहीं। किसी भी पदार्थ को वो अंदर ले रही है तो क्या कहलाएगा? जिसने जवाब दिया है एंडोसाइटोसिस बिल्कुल सही जवाब है। एंडोसाइटोसिस में तरल, ठोस, द्रव कोई सा भी हो सकता है। पिनोसाइटोसिस में सिर्फ तरल होगा और फेगोसाइटोसिस में सिर्फ और सिर्फ ठोस होगा। अगला सवाल देखिए, लैंगरहैंस द्वीप समूह से स्रावित हार्मोन है। बताइए जल्दी से, लैंगरहैंस द्वीप समूह से स्रावित हार्मोन। ऑप्शन ए इंसुलिन, बताइए जल्दी से, इंसुलिन, थायराइड, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन। लैंगरहैंस द्वीप समूह से स्रावित हार्मोन इंसुलिन, थायराइड, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन। जिसने जवाब दिया है इंसुलिन बिल्कुल सही जवाब है। जो लैंगरहैंस द्वीप समूह होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? लैंगरहैंस द्वीप समूह भी बता दीजिए कहाँ पर होते हैं। चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। लैंगरहैंस द्वीप समूह जो पाए जाते हैं वो अग्नाशय ग्रंथि के अंदर पाए जाते हैं और अग्नाशय ग्रंथि के अंदर ही इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण अग्नाशय ग्रंथि के अंदर लैंगरहैंस द्वीप समूह के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, मानव शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। मानव शरीर में कौन सा अंग है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा हृदय और ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा रक्त। बताइए जल्दी से, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने वाला मानव शरीर का कौन सा अंग है? लीवर, फेफड़ा, हृदय या रक्त? जिसने लीवर जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। मानव शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? लीवर करता है। ऑप्शन ए जिसने जवाब दिया है लीवर बिल्कुल सही जवाब है। लीवर को जिगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, मनुष्य शरीर में कार्बोहाइड्रेट उपापचय किसके द्वारा होता है? मनुष्य शरीर में
कार्बोहाइड्रेट का उपापचय किसके द्वारा होता है? कार्बोहाइड्रेट क्या होती है? ग्लूकोज होती है या शर्करा होती है, उसका उपापचय या पाचन समझ सकते हो आप, या अपघटन भी समझ सकते हो। अपघटन तो नहीं होगा, पाचन कह सकते हो आप उसको। किसके द्वारा होगा? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन द्वारा। बताइए कार्बोहाइड्रेट उपापचय किसके द्वारा होगा? इंसुलिन के द्वारा, एंजाइम के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा या कार्बन द्वारा? जिसने जवाब दिया है इंसुलिन द्वारा, बिल्कुल सही जवाब है। जो मनुष्य शरीर में कार्बोहाइड्रेट होता है क्या होती है? एक प्रकार की ग्लूकोज शर्करा होती है और उसको पचाने या पाचन करने का कार्य क्या करता है? इंसुलिन करता है। तभी तो जब मनुष्य के शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उस समय रक्त में शरीर के रक्त में क्या हो जाता है? शर्करा की मात्रा बढ़ने लगती है और उस कंडीशन में उसको इंसुलिन के टीके लगाए जाते हैं क्योंकि वो डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है। एक मोटे मनुष्य में मोटापा होने का कारण है। एक मोटे मनुष्य में मोटापा होने का कारण है। ऑप्शन ए संयोजी उत्तकों का ज़्यादा होना, ऑप्शन बी वसा में उत्तकों का ज़्यादा होना, ऑप्शन सी है हमारा रक्त का ज़्यादा होना और ऑप्शन डी है अस्थि का ज़्यादा होना। तो बताइए जल्दी से, एक मोटे मनुष्य में मोटापा होने का क्या कारण होगा? संयोजी उत्तकों का ज़्यादा होना, वसा में उत्तकों का ज़्यादा होना, रक्त का ज़्यादा होना या अस्थि का ज़्यादा होना? ABCD, सिर्फ ABCD लिख दीजिए। जिसने जवाब दिया है वसा में उत्तकों का ज़्यादा होना, बिल्कुल सही जवाब है। एक मोटे मनुष्य में मोटापा होने का कारण क्या होता है? वसा में उत्तकों का ज़्यादा होना। वसा में उत्तकों का ज़्यादा होना क्या कहलाता है? किससे क्या हो जाता है? उससे मनुष्य मोटा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगले सवाल से पहले बता दूं आपको, अभी तो क्वेश्चंस और पड़े हैं बहुत सारे, आज ज़्यादा है क्वेश्चंस। तो न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक दिन में 4 क्लासेस चलती हैं। 2 सीरीज चलती है, ओल्ड पेपर सीरीज जिसमें एक जेट का सोल्व करवाया जाता है और जेट, और उसमें जेट ICR का सेगमेंट है। दूसरा सेगमेंट है हमारा, उसमें BHU PAT और CGPAT का करवाया जाता है। तो आप अगर इच्छुक हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथी से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि यहाँ पर संडे की छुट्टी नहीं होती है, यहाँ पर डेली क्लासेस लगती हैं। आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो स्टूडेंट से, डेली यहाँ पर क्लासेस लगती हैं, बिल्कुल छुट्टी नहीं होती है। एक बार तकनीकी समस्या हो गई थी तो एक समय क्लास नहीं लगी थी, वरना कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो अगला सवाल देखिए क्या है। लिंगामेंट एक संरचना है जो जोड़ती है। लिंगामेंट एक संरचना है जो जोड़ती है अस्थियों को, उत्तकों को, कोशिका को या कोई नहीं। बताइए जल्दी से, जो लिंगामेंट होता है वो क्या काम करता है? अस्थियों को जोड़ने का कार्य करता है, उत्तकों को जोड़ने का कार्य करता है, कोशिका को जोड़ने का कार्य करता है या कोई नहीं? लिंगामेंट एक संरचना है, क्या जोड़ती है? बताइए जल्दी से, अस्थि, उत्तक, कोशिका। जिसने जवाब दिए हैं अस्थियां, बिल्कुल सही जवाब है। सारे बच्चे अच्छे हैं, सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, सब सही जवाब देते हैं, कंटिन्यू क्लास में आ रहे हैं, तो अब तो बहुत कुछ सीख गए आप सबका सिलेक्शन होगा, टेंशन मत लीजिए। लिंगामेंट एक संरचना है जो क्या जोड़ती है? अस्थियों को जोड़ती है। तो ध्यान रखना, लिंगामेंट संरचना क्या करती है? अस्थियों को जोड़ने का कार्य करती है। 2 अस्थियों को आपस में जोड़ने का कार्य लिंगामेंट करती है। अगला सवाल देखिए क्या है। मानव शरीर में लेक्राइमल ग्रंथियां स्त्रावित करती है। मानव शरीर में लेक्राइमल ग्रंथियां स्त्रावित करती हैं। ऑप्शन ए आंसू, ऑप्शन बी पसीना, ऑप्शन सी मूत्र और ऑप्शन डी रक्त। रक्त को ब्लड बोलते हैं, खून बोलते हैं। बताइए जल्दी से, आंसू, पसीना, मूत्र या रक्त। मानव शरीर में लेक्राइमल ग्रंथियां क्या स्त्रावित करती है? बताइए। जिसने आंसू जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। आंसू क्या होता है? आंसू लेक्राइमल ग्रंथियों से स्त्रावित होता है। और आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम पाया जाता है। हल्का नमकीन होता है। कभी आप रोए होंगे और हल्का सा आंसू आपके मुंह में चला गया होगा तो आपको हल्का सा खारापन लगा होगा। वो क्यों लगता है? लाइसोजाइम के कारण लगता है। उसमें क्या होता है? नमक या लवणीय पदार्थ पाए जाते हैं। समझ गए? अगला सवाल देखिए क्या है। मानव फेफड़ों में श्वसन की इकाई क्या कहलाती है? मानव फेफड़ों में श्वसन की इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन ए एल्वियोलाई, ऑप्शन बी रंध्र, ऑप्शन सी कोश और ऑप्शन डी सूक्ष्म तंतु। तो मानव फेफड़ों में श्वसन की इकाई क्या कहलाएगी? बताइए जल्दी से, एल्वियोलाई, रंध्र, कोश या सूक्ष्म तंतु? जवाब दीजिए जल्दी से, क्या कहलाएगी? ABCD। जिसने एल्वियोलाई जवाब दिया है, ऑप्शन ए वाला, बिल्कुल सही जवाब है। मानव फेफड़ों में जो श्वसन की इकाई होती है वो क्या कहलाती है? एल्वियोलाई के नाम से जानी जाती है।
और जो मानव फेफड़े होते हैं वो किसके द्वारा ढके रहते हैं, वो हमारे पसलियों के द्वारा ढके रहते हैं। और पसलियों की संख्या मैंने पिछले जो क्लास थी उसमें पूछा था कि पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो पसलियों की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। पसलियों की संख्या 24 होती है, 12 लेफ्ट एंड 12 राइट साइड में जो फेफड़ों को कवर करती है। अगला सवाल देखिए क्या है, मानव शरीर में सर्वाधिक शर्करा पाई जाती है। मानव शरीर में सर्वाधिक शर्करा पाई जाती है। ऑप्शन देखिए क्या है, भोजन के तुरंत बाद, ऑप्शन बी है फिर भोजन के तुरंत पहले, ऑप्शन सी सोते समय और ऑप्शन डी रात्रि में। बताइए जल्दी से, भोजन के तुरंत बाद, भोजन के पहले, सोते समय या रात्रि में शर्करा कब पाई जाएगी। शर्करा पाई जाती है रक्त में, तो कब पाई जाएगी बताइए। शर्करा पाई जाएगी सबसे ज़्यादा भोजन के तुरंत बाद। जैसे ही मनुष्य भोजन करता है, भोजन में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज क्या बढ़ाता है, ग्लूकोज एक प्रकार की शर्करा होती है, और जैसे ही भोजन करता है शर्करा की मात्रा तुरंत बाद बढ़ जाती है, फिर धीरे धीरे वापस क्या हो जाता है, लेवल में आ जाता है। अगला सवाल देखिए, डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल के टुकड़ों को जोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है। ऑप्शन ए लाइपेज एंजाइम, ऑप्शन बी लाइगेज एंजाइम, ऑप्शन सी टाइलिन एंजाइम और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए, लाइपेज, लाइगेज, टाइलिन या कोई नहीं। जिसने जवाब दिया है लाइगेज एंजाइम, बिल्कुल सही जवाब है। जो डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है वो कौन करता है, लाइगेज एंजाइम करता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। लाइगेज एंजाइम के द्वारा क्या करते हैं, डीएनए के टुकड़ों को जोड़ा जाता है। जब हम बायो तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो उस समय इस विधि को मोस्टली उपयोग लिया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, नई कोशिका का केआई अधिक होता है। केआई मतलब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का मतलब होता है, मैंने पहले बताया था, सवाल आया था उसमें, कोशिका द्रव का आयतन का अनुपात और केंद्रक द्रव का आयतन का अनुपात क्या कहलाएगा, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। यानी केंद्रक के बाहर का तरल और केंद्रक के अंदर का तरल दोनों ही कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन सत्य है। नई कोशिका का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स अधिक होता है, नई कोशिका में केंद्रक द्रव अधिक होता है, नई कोशिका में कोशिका द्रव कम होता है, या उपयुक्त सभी। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट किया है मैंने इसको। जिसने उपयुक्त सभी जवाब दिया है बिल्कुल सही है। जो नई कोशिका का केआई होता है वो अधिक होता है, उसमें केंद्रक द्रव अधिक होता है और कोशिका द्रव क्या होता है, कम होता है। केंद्रक द्रव अधिक और कोशिका द्रव कम पाया जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, बिना केंद्रक विभाजन और बिना कोशिका द्रव विभाजन के गुणसूत्रों का विभाजन हो जाना कहलाता है। बिना केंद्रक विभाजन और बिना कोशिका द्रव विभाजन के गुणसूत्रों का विभाजन हो जाना कहलाता है। एंडोमाइटोसिस, ओरोमाइटोसिस, फिगोमाइटोसिस या कोई नहीं। बताइए जल्दी से क्या कहलाएगा, एंडोमाइटोसिस, ओरोमाइटोसिस, फिगोमाइटोसिस या कोई नहीं। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए एंडोमाइटोसिस, बिल्कुल सही जवाब है। बिना कोशिका केंद्रक के और कोशिका द्रव के विभाजन के सीधे गुणसूत्र विभाजित हो जाते हैं और वो क्रिया कहलाती है एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल नहीं है, स्लाइड्स खत्म हो चुकी हैं, तो आज की क्लास भी यहीं ख़त्म करेंगे। और अब मैं आपको ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ, देखिए कि मैं बहुत ही जल्दी टॉपिक वाइज आपको क्लासेस अवेलेबल करवाना चाहता हूँ। टॉपिक के हिसाब से, जैसे सपोज दैट आज सेल बायोलॉजी का टॉपिक है, तो सेल बायोलॉजी के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, चाहे उसका एक पार्ट बनता है या उसका दो पार्ट बनता है, दोनों को एक साथ हम कवर करने की कोशिश करेंगे। या फिर जैसे ऑप्शन आपका टॉपिक आपका सेल बायोलॉजी के अलावा जैसे जंतु विज्ञान का या जूलॉजी का कोई टॉपिक है तो उसको लेंगे, बॉटनी का है तो उसको लेंगे। तो इस प्रकार से टॉपिक वाइज सब क्लासेस चलेंगी। तो मैं जो क्राइटेरिया है मेरा, वो क्राइटेरिया अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैंने प्लानिंग कर रखी है, लेकिन उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग अभी तक वहाँ पर अपना चैनल पहुँचा नहीं है। तो प्लीज़ चैनल को वहाँ तक पहुँचा दीजिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ ही उस सक्सेस से थोड़ा ही दूर हैं हम, प्लीज़ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। नए आए हैं स्टूडेंट तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी मेहनत का कुछ तो हमें दीजिए, ठीक है। और बाकी क्लास ऐसे ही चलती रहेगी। बीएचयू की जो क्लास लगी थी आज 6 बजे, उसमें फिर
फिर हालत ख़राब थी, और जेट की भी हालत ख़राब थी। आज स्टूडेंट बहुत कम थे और अभी भी कोई ज़्यादा खास नहीं है। तो प्लीज़ आपको यही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आइए ताकि मुझे भी बढ़ावा मिले। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। सुबह मिलेंगे फिर सही 11:30 बजे। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर तो कोरोना है।